नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ और आज आपको एक शूटआउट की स्टोरी बताती हूँ। चित्रकूट जेल में मेराज अहमद उर्फ मेराज की हत्या की स्क्रिप्ट जो है पिछले साल सितंबर में ही लिख दी गई थी और ये दावा आज मेराज के बड़े भाई और जो रेलवे कर्मचारी भी हैं, उन्होंने किया। उनका नाम है अब्दुल कलाम खान। अब्दुल कलाम खान का आरोप है कि मेराज की हत्या शूटर अंशु दीक्षित ने नहीं, बल्कि एसटीएफ ने की है। मेराज 2 दशक से लाइसेंसी असलहे रखता था। उसका फर्जीवाड़ा अचानक उजागर होता है और फिर हार्डकोर क्रिमिनल हुए बगैर ही उसे अचानक वाराणसी से चित्रकूट जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर अचानक से एक दिन वो मारा जाता है। मेराज यदि अपराधी होता तो उसके जनाजे में क्या इतनी भीड़ आती? क्या पूरा पूर्वांचल और प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के हज़ारों लोगों का आना भी होता? एक बात। अब बात करते हैं कि इस स्टोरी का पास्ट क्या है? अब अब्दुल कलाम खान कहते हैं कि मेराज के खिलाफ सितंबर 2020 में वाराणसी के जैतपुरा थाने में असलह का फर्जीवाड़ा हुआ और फर्जी तरीके से नवीनीकरण कराने के आरोप में उनके खिलाफ एक केस होता है। जिसने असलहे के नवीनीकरण का कागज बनवाया था, उसके खिलाफ पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और पुलिस वाराणसी के अशोक विहार कॉलोनी में जहाँ महराज का घर है, गिराने लगी तो उसने कहा कि भैया अब समर्पण करना ही उचित रहेगा। उसके बाद समर्पण होता है और फिर उसे जेल भेजा जाता है। तो उसने उसी समय ये कह दिया था कि शायद अब उसकी हत्या हो जाएगी। 20 मार्च को चित्रकूट जेल शिफ्ट किए जाते समय भी उसने ये कहा था कि उससे ये लग रहा है कि उसकी हत्या हो जाएगी। जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। महराज की जेल बदलने का कोई ऐसा कारण नहीं था। उसने ना जेल में किसी से कोई बुरा व्यवहार किया था, ना वो खूंखार अपराधी था, लेकिन जिन्हें उसकी हत्या करानी थी, वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि वाराणसी जेल में वो अपना मकसद पूरा नहीं कर सकेंगे। और मेराज के भाई ये भी कहते हैं कि पुलिस ने उन्हें जो कहानी सुनाई कि जेल में सुबह 10 बजे गोलीबारी की घटना हुई थी, वह और उसके परिवार वाले शाम को 5 बजे चित्रकूट जेल पहुंच गए थे। वहां पता लगा कि अफसर मीटिंग कर रहे हैं और डेड बॉडी अभी जेल के भीतर ही पड़ी है। अफसरों से बातचीत की गई तो 6 बजे के बाद किसी तरह से मेराज का शव जो है पोस्टमार्टम भेजा गया और फिर कहा गया कि पोस्टमार्टम अभी हो नहीं पाया है और फिर जब बहुत कोशिश की गई तो रात 2 बज के 30 मिनट के बाद पोस्टमार्टम शुरू होता है। अगले दिन सुबह सवा 6 बजे डेड बॉडी सौंपी जाती है और फिर पुलिस रास्ते भर लोकेशन पूछती रही। एक चीज़ और उन्होंने बताई कि अब्दुल कलाम ने अ, जो बताया कि गाज़ीपुर ज़िले में सैदपुर पहुँचते ही एम्बुलेंस के आगे-पीछे पुलिस की गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई। तो इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि ये सुरक्षा के मद्देनज़र ऐसा किया जा रहा है। बताइए भला ये अपने आप में बड़ी अजीब बात नहीं है, जिसे जेल की सलाखों के पीछे सुनियोजित तरीके से मार डाला गया और उसके शव की सुरक्षा के लिए 2 गाड़ी आगे चल रही है, पुलिस की 2 पीछे चल रही हैं। ऐसा अब्दुल कलाम के भाई का कहना है। मेराज 2003 में बनारस के सारनाथ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती के सामने उनकी पार्टी में अपने फॉलोअर्स के साथ शामिल हुआ था। उससे पहले कभी उस पर शांति भंग होने के आरोप तक नहीं लगे थे। 2002 में अनिल राय की हत्या हुई तो उसके बाद पुलिस ने मेराज का नाम साजिशकर्ता के तौर पे जोड़ा था। इसके बाद किसी हत्या या हत्या के प्रयास में मेराज का नाम नहीं आया। अब्दुल कलाम ये भी कहते हैं कि हिंदू से मुस्लिम धर्म अपनाने वाले हम लोग गाजीपुर जिले के महीन गांव में चौधरी परिवार के वंशज कहलाते हैं। हम 5 भाइयों में 4 पुलिस और रेलवे के कर्मचारी हैं। मेराज को चूंकि नेतागिरी का शौक था, कई साल से पिछली बार तक ग्राम प्रधान
हमारे खानदान से ही चुना जाता रहा है। वाराणसी पुलिस के डोजियर के अनुसार मेराज के खिलाफ वाराणसी और रायबरेली में 14 मामले दर्ज हैं और अब्दुल कलाम ने ये कहा है कि 14 केस पुलिस की ओर से मेराज के खिलाफ दर्ज किए हैं। आम आदमी ने एक हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती या दुष्कर्म के एक आरोप में भी एक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। पुलिस कैसे मुकदमा दर्ज करती है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे खास बात ये है कि साल 2007 के बाद मेराज के खिलाफ 13 साल के बाद एक बार फिर पुलिस की ओर से ही 2020 में मुकदमा दर्ज कराया गया। अगर मेराज इतना बड़ा अपराधी था, तो आम आदमी की ओर से 2-4 केस और भी तो उसके खिलाफ होने चाहिए थे। अब्दुल कलाम ने कहा कि ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ होती है। मेरे भाई की ज़िंदगी इतने ही दिनों की थी और मौत एक बहाने से उसे हम सबसे दूर ले गई। हमें सिर्फ अब ऊपर वाले की अदालत पे भरोसा है, देर भले ही होगी लेकिन इंसाफ ज़रूर होगा। उनका ये भी कहना है कि जो नुकसान होना था, वो हो गया। उसकी इस जीवन में अब कोई भरपाई नहीं हो सकती। अगर न्याय, प्रशासन और शासन नाम की कोई चीज़ होगी, तो महराज की हत्या जेल की सलाखों के पीछे इतनी बेरहमी से नहीं होती। महराज के जो लोग विधायक मुख्तार अंसारी के गिरोह का मैनेजर और कर्ता-धर्ता बता रहे हैं, वे लोग अब खुदा के वास्ते अब हमारे पे रहम करें। या फिर सामने आकर ये बता दें कि महराज ने कहाँ-कहाँ अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, कहाँ-कहाँ उसके घर हैं, बैंक में कितना पैसा है, कहाँ-कहाँ ज़मीनें हैं, आदि-आदि। उन्होंने कहा कि गाँव आकर भी लोग पता कर सकते हैं कि कहीं महराज ने 2 ईंट भी रखवाई हो, कोई खेत भी खरीदा हो। हमारे समाज में कहा जाता है कि जो धरती छोड़कर चला जाता है, उसके बारे में दुष्प्रचार नहीं किया जा सकता। इसलिए अब महराज को भी बख्श दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो अब्दुल कलाम ने कही है अपने भाई के लिए और मेराज इस समय इस दुनिया में नहीं है, तो उसके भाई का यही कहना है कि मरने के बाद कभी किसी की इस तरीके से निंदा नहीं की जानी चाहिए, उसके खिलाफ बुरा-भला नहीं कहा जाना चाहिए। आपको ये कंटेंट कैसा लगा? मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।